अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वफाकी काबीना में अहम तब्दीलियां की जा रही हैं। इम्कान है कि वजीर आजम इमरान खान अपनी काबीना में एक बार फिर रद्द-ओ-बदल करने जा रहे हैं। 3 हफ्ते पहले बताया गया कि डॉक्टर हफीज शेख बेहतरीन वजीर खजाना है। पीर को वफाकी वजीर खजाना हफीज शेख को अचानक उनके अहदे से हटाकर वजीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर को वजारत खजाना का चार्ज दे दिया गया और दावा किया गया कि अब वो बेहतरीन चॉइस है। जिसके बाद आज हम्माद अजहर ने बतौर वफाकी वजीर खजाना ECC के अहम इजलास की सदारत की। इजलास में भारत से कपास और चीनी दरामद करने की मंजूरी दी गई और इसका ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम्माद अजहर ने खुद किया। साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में $2.5 अरब के यूरो बॉन्ड की फरोख्त के बारे में भी मीडिया को बताया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर बाद ये खबरें सामने आने लगी कि हम्माद अजहर को ये ओहदा आर्जी तौर पर दिया गया है, जबकि वजारत खजाना का कलमदान साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन को दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक फिलहाल उन्हें मुशीर खजाना बनने की पेशकश की जा रही है और कुछ अरसे बाद उन्हें सेनेट इलेक्शन लड़वाकर वजीर खजाना बनाया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि शौकत तरीन भी साबिक वजीर खजाना हफीज शेख की तरह पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर खजाना रह चुके हैं। जरा के मुताबिक इस पेशकश के हवाले से शौकत तरीन का कहना है कि जब तक उनके खिलाफ नैब का केस खत्म नहीं हो जाता वो कोई भी हुकूमती ओहदा नहीं ले सकते। नैब ने 2014 में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन और दीगर के खिलाफ साहिवाल रेंटल पावर प्रोजेक्ट के फंड्स में बेज़ाब्तियों के खिलाफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया था। गुज़िश्ता साल अदालत ने इन तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया, जिसके खिलाफ नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई है। शौकत तरीन वजीर खजाना रहे हैं, मईशत के हवाले से एक अहम मकाम रखते हैं, वसी तजर्बा रखते हैं। मसला उनकी काबिलियत का नहीं है, मगर तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत में मुआशी टीम में तब्दीलियों का सिलसिला नया नहीं है। तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा चैलेंज मईशत है और हम्माद अजहर तहरीक इंसाफ के तीसरे वजीर खजाना हैं। इससे पहले डॉक्टर हफीज शेख के बारे में हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही थी कि मईशत की सिमत दुरुस्त हो गई है, मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, IMF का प्रोग्राम भी बहाल हो गया है। लेकिन फिर अचानक 23 माह बाद पीर को डॉक्टर हफीज शेख से वजारत खजाना लेकर हम्माद अजहर को नया वजीर खजाना तैनात कर दिया गया। 2018 में हुकूमत आने के बाद इमरान खान ने असद उमर को सबसे पहला वजीर खजाना तैनात किया था और 2012 से 2019 तक इमरान खान बताते रहे कि कैसे असद उमर के पास मुल्की मईशत के तमाम मसाइल का हल है। मगर फिर अप्रैल 2019 में अचानक उन्हें तब्दील करके वजारत खजाना डॉक्टर हफीज शेख को दे दी और अब अचानक उन्हें तब्दील करके हम्माद अजहर को वजीर खजाना बना दिया गया और फिर उनके बनाए जाने के अचानक बाद शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाने की खबर आ रही है। मईशत के लिए इस्तेहकाम सबसे अहम चीज़ है और इस वक्त हुकूमत के लिए अदम इस्तेहकाम की फिजा अपोजिशन नहीं खुद हुकूमत पैदा कर रही है। हुकूमती फैसले पैदा कर रहे हैं, वजीर आजम एक टीम नहीं बना पा रहे हैं, गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इलेक्शन से पहले बार बार उन्होंने दावा और वादा किया कि उनकी तैयारी पूरी है और उनके पास बेहतरीन टीम है, क्योंकि टीम बनानी उन्हें आती है। हमें पूरा पता है किधर जा रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या टीम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, टीम सिलेक्ट करनी मुझे आती है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कभी आप ऐसी टीम नहीं देखेंगे जो मैं लेके आऊंगा। मेरा ये चैलेंज है आपको। जो टीम मैं सिलेक्ट करूंगा वो एक नया पाकिस्तान बनाएगी और दूसरा वो मैच विनिंग टीम होगी। फिर वजीर आजम ने बार बार ये भी दावा किया कि उनकी तैयारी पूरी है। शुक्र है, मैं अब मैं कहता हूं कि हमें मरकज में पावर नहीं मिल गई। 2013 में हमारे मिनिस्टर्स थे या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये पहली दफ़ा आए हैं। पहला साल तो उनको समझ ही नहीं थी कि हुआ क्या है, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी सीखा, मैंने बहुत सीखा है। मैं समझता हूँ कि तैयार हूँ। मैं समझता हूँ 2018 में अब तहरीक इंसाफ तैयार है, मेरी भी तैयारी है, मेरी पार्टी की भी है। हमें 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया पख्तूनख्वा में, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ है। शुक्र है, अल्लाह हमेशा जो चीज़ करता है उसमें बेहतरी होती है। शुक्र है सीधा सेंटर नहीं मिल गया। एक हमारे पास एक प्रोविंस को गवर्न करने का 5 साल का तजर्बा है और ये बड़ा वैल्यूबल एक्सपीरियंस हुआ है। और फिर गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म ने ये कह दिया, हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब गवर्नमेंट आई तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे। कई फिगर्स तो, और ख़ास तौर पे पावर सेक्टर की, 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। तो एक तो मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए। उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, उसकी पूरी तरह उनको ब्रीफिंग्स देनी चाहिए।
मगर अब खुद हुकूमती फैसलों की वजह से अदम इस्तेहकाम हो रहा है। साथ ही माजी के इमरान खान के साथी और उनकी टीम का सबसे अहम हिस्सा जहांगीर तरीन के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के खिलाफ कॉर्पोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की 2 FIRs दर्ज कर ली हैं। ये वो इल्ज़ामात हैं जो माजी में भी जहांगीर तरीन पर लगते रहे। फिर गुज़िश्ता साल शुगर कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में इन इल्ज़ामात का जिक्र किया, जिसके बाद हुकूमत ने शुगर कमीशन की सिफारिशात पर मुख्तलिफ इदारों को तहकीकात की जिम्मेदारी दी और अब FIA ने इब्तिदाई तहकीकात के बाद 2 FIRs दर्ज कर ली हैं। FIA की FIRs के मुताबिक JDW जो लिस्टेड कंपनी है और जहांगीर तरीन इसके CEO हैं, इस कंपनी ने धोखाधड़ी करते हुए 3 अरब 14 करोड़ रुपए एक दूसरी कंपनी फारूकी पल्प मिल्स में मुंतकिल की है, जिसकी मिल्कियत जहांगीर तरीन के बेटे और करीबी रिश्तेदार के पास थी। FIA के मुताबिक जहांगीर तरीन ने 2006 और 2007 में फारूकी पल्प का कंट्रोल संभाल लिया और फिर बाद में अपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी JDW से पैसे निकलवाकर सरमायाकारी के नाम पर फारूकी पल्प मिल्स को मुंतकिल करते रहे। हालांकि ये कंपनी फाल ही नहीं थी। जानबूझकर शेयर होल्डर से यह बात छुपाई गई कि फारूकी पल्प काम नहीं कर रही और कई बार ट्रायल के बावजूद चल नहीं पा रही। FIA के मुताबिक जिन दिनों ये सरमायाकारी हो रही थी उन दिनों में जहांगीर तरीन, उनके बेटे अली तरीन और खानदार के दीगर अफराद ने लाहौर की ओपन मार्केट से मखसूस तरीके से डॉलर्स की खरीदारी शुरू कर दी। तमाम अफराद ने $35,000 से कम की खरीदारी की ताकि इसका सुराग न लगाया जा सके, क्योंकि इससे ऊपर की खरीदारी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट में रिपोर्ट हो जाती है। फिर 2016 में अली खान तरीन ने $74 लाख बरतानिया मुंतकिल किए ताकि वहां पर जायदादें खरीदी जा सकें। इन जायदादों के हवाले से अभी मजीद तहकीकात होंगी। फारूकी पल्प के हवाले से जहांगीर तरीन पहले भी तनाज़े की जद में रहे। मसला था कि जहांगीर तरीन ने इस कंपनी के कर्ज माफ़ कराए और ये कंपनी उनके दामाद की मिल्कियत में पहले से थी। माजी में ये किस्सा रहा। ये सवाल हमने 2016 में जहांगीर तरीन के सामने रखा था। आपने फारूकी पल्प मिल्स डायरेक्टर के तौर पर कर्ज माफ़ कराए। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड 19.234 मिलियन MCB, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, आपने ये कर्ज माफ़ कराए हैं। ये एक कंपनी थी जो कि बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई और इस कंपनी ने बाकी बैंकों के साथ बैठ के अपने जो भी कर्जे माफ़ कराए नहीं कराए, मुझे इसका कुछ पता नहीं, उन्होंने कर दिया जो करना था। उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद मैंने एज ए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो जब मैंने इन्वेस्ट किया और मैं डायरेक्टर बना तो ये कई 2 साल गुजर चुके थे, इनके कर्जे माफ़ हुए। एक बैंक ने लिख के दिया हुआ है और ये 2013 के इलेक्शन में मेरे खिलाफ ये चार्ज लगा था और फौरी तौर पे बैंकों ने लिख के दिया था ये कि जहांगीर तरीन का जिस ज़माने में ये राइट ऑफ हुआ उसमें कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं था और ये बाद में डायरेक्टर बने और शेयर होल्डर बने। मगर 2007 में एक मेजर इन्वेस्टमेंट आई है JDW शुगर मिल्स की, ये इसको आप डिनाई कर रहे हैं। फिर ये कंपनी के जिससे आपने खरीदी उसमें आपके दामाद की भी सारा मामला था। आपका इन्फ्लुएंस कहीं नहीं इस्तेमाल हो रहा था कि 91 से 2007 तक ये कंपनी चली नहीं रही थी, अचानक इसके कर्ज माफ होते हैं, 2007 में इन्वेस्टमेंट आती है, दामाद आपके पास कंपनी थी, ये कहीं आपका इन्फ्लुएंस नहीं था, कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, सब ट्रांसपेरेंट है तरीन साहब। यार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है क्योंकि मेरे पास सब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है ना। ये अगर मेरे दामाद की कंपनी थी उसकी मेरा ख्याल 6% हिस्सा था सिर्फ, ज़्यादा इससे भी ज़्यादा, बाकी पूरी इनकी फैमिली थी। उस वक्त जहांगीर तरीन ने इनकार किया, तहरीक इंसाफ ने इश्यूज उठाने पर नाराज़गी का इजहार किया, हम पर ज़ाती हमले हुए और आज FIA की अपनी FIR भी कह रही है कि 2007 और 2008 में जहांगीर तरीन ने अमली तौर पर फारूकी पल्प मिल्स का कंट्रोल संभाल लिया था और शाहिद सलीम राना को उसका CEO बना दिया था। फिर 2009 में 29.5 करोड़ और 2010 में 16.5 करोड़ की सरमायाकारी कर दी। ना सिर्फ ये बल्कि जहांगीर तरीन की JDW ने पाक ब्रुनाई इन्वेस्टमेंट के कंसोर्शियम से 1 अरब 40 करोड़ रुपए का लोन भी फारूकी पल्प मिल्स को अपनी गारंटी पर दिलवाया। और JDW की फारूकी पल्प मिल्स में सरमायाकारी होने की वजह वलीद अहमद फारूकी का जहांगीर तरीन का दामाद होना था। इस केस में FIA ने 3 अरब 14 करोड़ रुपए के फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया है। इसके अलावा एक और FIR जहांगीर तरीन के खिलाफ दर्ज की गई है जिसमें 2 अरब 20 करोड़ के फ्रॉड का इल्ज़ाम है। इस FIR के मुताबिक अक्टूबर 2017 से मार्च 2020 तक JDW के अकाउंट से 2 अरब 20 करोड़ रुपए कैश निकलवाए गए और मुख्तलिफ मौके पर यह पैसे जहांगीर तरीन, उनके ख़ानदान के अफराद और दीगर करीबी अफराद के अकाउंट्स में जमा कराए गए। FIA ने इन दोनों मुकदमात के बाद मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जहांगीर खान तरीन और अली तरीन को 6 बार तलबी के नोटिस जारी किए गए, मगर दोनों बाप बेटा जानबूझकर FIA के सामने पेश नहीं हुए। मगर आज FIR के इंदराज के बाद जहांगीर तरीन ने ट्वीट किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया
कि FIA के मेरे और मेरे ख़ानदान के बारे में दावे मनगढ़ंत हैं। मैंने FIA के नोटिस के जवाब में ठोस शवाहिद के साथ तफसीली जवाब जमा करा दिया था। बदकिस्मती से कानून की कोई खिलाफ वर्जी साबित किए बगैर मेरे और मेरे ख़ानदान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। हमारे पास मौजूद जहांगीर तरीन का जवाब है जो उन्होंने सितंबर 2020 में FIA को जमा कराया था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि फारूकी पल्प मिल एक मुनफरिद मंसूबा था जिसमें बहुत ज़्यादा मुनाफे की सलाहियत थी। ये तासुर गलत है कि JDW से 3 अरब 15 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए। हकीकत यह है कि 8 साल के अरसे में सरमायाकारी की गई। इस दौरान टेक्निकल और फाइनेंशियल माहिरीन की खिदमत हासिल की गई। 2009 में जब फारूकी पल्प मिल में सरमायाकारी का फैसला किया गया, उस वक्त मुल्क में पल्प के काम के हवाले से कोई और कंपनी मौजूद नहीं थी। JDW की सरमायाकारी और मदद की वजह से फारूकी पल्प ने 2 दफ़ा यानी मार्च 2011 और अगस्त 2012 में 21 दिन का ट्रायल रन भी किया, मगर बाद में टेक्निकल मसाइल की वजह से प्लांट बंद करना पड़ा। जहांगीर तरीन ने अपने जवाब में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2017 में ACCP ने भी इस हवाले से मालूमात और वजाहत तलब की थी, जिसका JDW ने तफसीली जवाब दिया था और फिर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब मगर इस सब में अहम बात यह है कि जहांगीर तरीन ने जिस ACCP की इंक्वायरी का हवाला दिया उसका जिक्र शुगर कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद है और रिपोर्ट के मुताबिक ये ACCP की जिम्मेदारी थी कि वो इस बेज़ाब्तगी का नोटिस लेता। ये मामला ACCP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आबिद हुसैन के सामने रखा गया। उन्होंने इस मामले को कई माह तक अपने पास रोके रखा। ACCP के रिकॉर्ड से भी ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि इस हवाले से कोई तहकीकात की गई थी और फिर 7 महीने तक कोई कार्रवाई किए बगैर ही 29 नवंबर 2018 को ये केस ख़त्म कर दिया गया। अब अगस्त 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई थी और फिर नवंबर 2018 में जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कॉर्पोरेट फ्रॉड का केस बग़ैर तहकीकात के ख़त्म कर दिया गया था। बहरहाल जहांगीर तरीन बार बार ये कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ जानिबदाराना तहकीकात हुई। शुगर कमीशन ने जिन 9 शुगर मिल्स का इंतखाब किया उनमें से 3 शुगर मिल्स उनकी थी। एक अजीब बात यह है कि जब ये इन्होंने कमीशन बनाई तो 9 शुगर मिल्स उन्होंने सारे पाकिस्तान में चूज की फॉरेंसिक ऑडिट के लिए, और उन 9 में से कोई क्राइटेरिया नहीं था। 3 मेरी हैं, आप जरूर करें इन्वेस्टिगेट, मगर ये क्राइटेरिया क्या था कि आपने 9 पर चूज की, 80 मिले हैं पूरे पाकिस्तान में, तो बाकी जो है उनको आपने छोड़ दिया। साथ ही जहांगीर तरीन ने इशारा दिया कि वज़ीर आज़म की नाराज़गी की वजह सिर्फ शुगर कमीशन की तहकीकात नहीं बल्कि उनकी सियासी सरगर्मियाँ थी। ये सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। इस सब पर बड़ा तफसील से हम बात करेंगे। हमने जहांगीर तरीन साहब को दावत दी, उन्होंने आने से माजरत की। हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर। क्या वाकई जहांगीर तरीन को टारगेट किया जा रहा है? बात करेंगे इस पर ब्रेक के बाद। में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन, हमारे साथ शहजाद अकबर साहब मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत सारे इशूज़ पर आपसे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले सब ऑपोजिशन इस हुकूमत की ऑपोजिशन है या खुद हुकूमत एक अपनी ऑपोजिशन है? 20 दिन पहले तक बता रहे थे कि बेहतरीन वज़ीर ख़जाना है हफीज़ शेख, फिर 2 दिन पहले बता रहे थे कि बेहतरीन होंगे हम्माद अज़हर, और अब खबर आ रही है कि शौकत तरीन साहब को लाया जा रहा है। मतलब कोई टीम नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, शौकत तरीन साहब की खबर है या किसी और की है, ये तो एक एक्सपर्ट हैं। जिस तरह से देखिए, अब इंटीरियर में शेख रशीद साहब इलेक्टेड हैं, वज़ीर हैं, मैं उनके साथ एक एक्सपर्ट के तौर पे तो हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं वजारत चला रहा हूँ। तो चाहे वो शौकत तरीन हो, हफीज़ पाशा हो, या पंजाब सलमान शाह साहब ऊपर आ जाएं, या किसी और शख्स को वज़ीर आज़म साहब समझें कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे उनको लाया जा सकता है, तो इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है। ये दुनिया भर में होता है। अगर आप टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट यानी आम बात है, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम्माद अज़हर आर्जी वज़ीर ख़जाना है, हम्माद अज़हर वज़ीर ख़जाना रहेंगे, साथ में कोई एक्सपर्ट आ सकता है जो शौकत तरीन भी हो सकते हैं, बतौर मुशीर आ सकते हैं। कॉम्पिटेंट हैं, यंग हैं और PTI का फेस हैं, वो अकेले भी रन कर सकते हैं। उनकी मावनत के लिए कोई ऐसे PM भी आ सकते हैं। जिस तरह से देखिए, उमर यूब साहब की मावनत के लिए इस वक्त ताबिश गौर हैं। तो ये चीज़ तो वो जो एंड ऑफ द डे इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने डिसाइड करना है कि उन्हें किस टीम के अंदर किस किस को प्लेस करना है। आगे जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। जब पहले मामला शुरू हुआ शुगर कमीशन का, तो उन्होंने कहा कि जी 9 में से 3 शुगर मिल्स मेरी ले ली हैं, मुझे टारगेट किया जा रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने ये इशारा भी दिया कि सियासत इसका रीज़न है। IB जिस किस्म की रिपोर्ट्स देती है मेरी सियासी सरगर्मियों के हवाले से कि मुझे MNAs और MPs मिलते हैं। आज जो FIA के लेटेस्ट इंक्वायरी है जो कि फारूकी पल्प के हवाले से है, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और मेरी और मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई जा रही है। और सबके जहांगीर तरीन को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि शुगर से मामला शुरू हुआ था। उनकी दूसरी कंपनी जो JDW लिस्टेड है, उसकी जो दीगर इन्वेस्टमेंट्स थी वहाँ तक बात पहुँच गई है और FIRs हो रही हैं।
नहीं शाहजेब, मैं समझता हूँ चूँकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एफआईआर चूँकि एक ऐसी चीज़ है जिसकी कवरेज ज़्यादा होती है, लेकिन ये सिर्फ मामला एफआईए की एफआईआर की हद तक नहीं है। शुगर कमीशन के जो फाइंडिंग्स थी उसके नतीजे में 4-5 महकमों को मुख्तलिफ चीज़ें तफवीज़ की गई। उसके ऊपर तमाम शुगर मिल्स इंक्लूडिंग जहांगीर तरीन साहब की मिल हाई कोर्ट्स में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, वहाँ से जाके वो स्टेज लेके आए, उनके ऊपर डिलिब्रेशंस हुई और फिर कोर्ट्स ने ये कहा कि नहीं, ये एज़ पर लॉ प्रोसीड करें डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंटली। तमाम डिपार्टमेंट्स ने एफआईए है, एफबीआर है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, एससीसीपी, सब ने इंडिपेंडेंटली काम शुरू किया। अब अगर ये समझ देखें, अगर टारगेट किया जा रहा है तो 400 अरब से जायद का टैक्स रेज कर चुकी है एफबीआर पिछले 5 साल के ऑडिट में शुगर मिल्स में। उसमें अभी भी कुछ स्टेज बाकी हैं जिसमें शायद एक जेडीडब्ल्यू का भी स्टे है, उसको भी परसू किया जा रहा है। कल अगर उस स्टे का फैसला आ जाता है और वो फैसला एफबीआर के हक में हो जाता है तो क्या ये तस्वर किया जाएगा कि उनको टारगेट किया जा रहा है। इसी तरह से जो एफआईए को मामला तफवीज़ किया गया था उसके अंदर एफआईए का कानून है कि उन्होंने पहले इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी करने के बाद अगर प्राइमा फेसी एविडेंस होगा तो उसको एफआईआर करके फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक एफआईआर पहले हुई, उसके बाद ये 2 एफआईआर्स हैं। इसके अंदर भी आज एफआईए की तरफ से भी एक तफसीली बयान आया कि जिसमें बताया गया कि इनको बारहा बुलाया भी गया है, इनके सीईओज को बुलाया गया है, सीएफओज को बुलाया गया है, इनकी ऑडिट फर्म्स को बुलाया गया है। उन तमाम चीज़ों को सामने रख के फिर ही ये एफआईआर्स दी गई हैं। तो कोई टारगेट नहीं किया जा रहा, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज अकाउंटेबिलिटी। मगर इसमें इशू ये है कि ये मामला शुरू हुआ था चीनी से, जिसके लिए शुगर कमेटी बनी, फिर शुगर कमीशन बना। उस रिपोर्ट में लिखा था कि कैसे इन्होंने कीमतें बढ़ाई और किस तरीके से पंजाब हुकूमत से अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके सब्सिडी भी ले गए। उसमें जहांगीर तरीन भी थे, उसमें खुसरो बख्तियार साहब भी थे। उनके खिलाफ भी इस तरीके से कार्रवाई हो रही है कि उनकी शुगर मिल से हटके जो शुगर मिल ने लिस्टेड होने की वजह से आगे 2009-10 में फारूकी पल्प मिल्स में इन्वेस्टमेंट्स की थी, वहां तक मामला चला गया जहांगीर तरीन के खिलाफ। खुसरो बख्तियार साहब के खिलाफ वो नहीं हो रहा है मामला। खुसरो बख्तियार साहब तो ना ही डायरेक्टर हैं ना शेयर होल्डर्स हैं, उनके भाई हैं। उनकी मिल्स के ऊपर भी काम हो रहा है, उसके ऊपर भी इंक्वायरी स्टेज के ऊपर है। अगर प्राइमा फेसी एविडेंस होगा तो उसके ऊपर भी एफआईआर होगी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। वो मिल्स हैं, वो उसमें खुसरो बख्तियार साहब नहीं हैं। उसमें उनके एक भाई हैं, शायद उनका नाम उमर है या उमर शहरियार है, वो जरूर हैं जो कि प्राइवेट पर्सन हैं। तो उनके खिलाफ अब तक क्या हुआ है? वो भी तो सब्सिडी का बहुत बड़ा पोर्शन ले गए थे पंजाब हुकूमत से, जिस पे वजीर आजम ने कहा कि दबाव डाल के ले गए थे और रिपोर्ट ने कहा कि सियासी रुख इस्तेमाल करके ले गए थे। शाहजेब, 2 चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें सेपरेटली डील हो रही हैं। जो सब्सिडी का मामला है वो सब्सिडी का तमाम मामला पिछले 5 साल का नैब को भेजा गया था और उसके ऊपर नैब ने अपनी इंक्वायरी ऑथराइज की हुई है और पिंडी रीजन में उसकी इंक्वायरी हो रही है। उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं और शुगर मिल्स भी हैं और पीएसएमए भी शायद है। उनके ऊपर नैब कार्रवाई कर रहा है। नैब की अपनी एक इन्वेस्टिगेशन की पेस है, वो उसके ऊपर बेहतर जवाब नैब दे सकता है। एक मामला था जहां पे कॉर्पोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का आंसर था। वो वाले 4-5 केसेस जो थे वो एफआईए को तफवीज़ किए गए थे, जिसमें से 2 एफआईआर्स पहले फेज में हुई थी, अभी 2 एफआईआर्स पिछले हफ्ते में हुई हैं और फर्दर एफआईआर्स भी हो सकती हैं, शायद अरेस्ट भी हों, लेकिन ये डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अंदर। हम किसी सूरत में भी ना ही किसी को फेवर कर रहे हैं, ना ही किसी के खिलाफ कार्रवाई को रोका जा रहा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं तो हम इस पर बात करेंगे। खित्ते की सियासत में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म होने के बाद जो तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता हो गए थे, अब वो दोबारा बहाल हो रहे हैं। आज पाकिस्तान की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान भारत से 5 लाख टन चीनी दरामद करेगा, जिसका आज बाकायदा ऐलान वज़ीर ख़जाना हम्माद अज़हर ने किया। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम होती दिखाई दे रही है। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ताजिकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए 2 दिन के दौरे पर थे और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी वहाँ मौजूद थे। तवक्को थी कि दोनों वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात होगी, लेकिन ऐसी कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। मगर इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए भारतीय वज़ीर ख़ारजा की तरफ से पाकिस्तान पर तनकीद ना करने को और हालिया पेशरफ्त को मुस्बत इक़दाम करार दिया। क्या दोनों ममालिक के ताल्लुकात वाकई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? बात करेंगे सेनेट में कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर के चेयरमैन मुशाहिब हुसैन सैयद से। मुशाहिब हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। सब दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान खतूत का भी तबादला हुआ, अच्छे पैगामात का तबादला हुआ, सीज़ फायर पर भी अमल हो रहा है। आपको लगता है कि अगस्त 2019 के बाद जो मामलात ख़राब हुए थे, पाकिस्तान की कश्मीर पर पोजीशन को रिस्पेक्ट करते हुए वापस आगे बढ़ सकते हैं डायलॉग की तरफ?
मेरे ख्याल में ये मुस्बत पेशरफ्त है, क्योंकि इस खत्ते में बड़ी अहम तब्दीलियां आ रही हैं और मुझे खुशी है कि इलाकाई हालात की वजह से, कुछ अपनी दाखिली मजबूरियों की वजह से और बैरूनी दबाव की वजह से जो मोदी सरकार है, जिसका बड़ा एक इंतहा पसंद रवैया था पिछले 2 सालों से, उसमें एक मुस्बत तब्दीली आई है कि अब वो पाकिस्तान से गुफ्तगू भी कर रहे हैं बराबरी की बुनियाद पर और उनके लबो लहजे में भी तब्दीली आई है। तो चूंकि पाकिस्तान वैसे भी, ये तो हमारा शुरू से मौक़िफ़ था कि हम मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं, मसला हिंदुस्तान की तरफ से था, तो अब डायलॉग की बुनियाद रखी जा रही है। ये ना समझे कि दोस्ती हो रही है, सिर्फ ताल्लुकात मामूल पर आ रहे हैं जो हालत जंग में थे 2 साल पहले, पुलवामा वाकया के बाद और बालाकोट के हमले के बाद। तो उस हवाले से ये तब्दीली है और अब शायद तबादला हो जाएगा सफारतकारों का भी, और शायद हिंदुस्तान ने जो वीटो किया था सार्क समिट को, वो वीटो भी लिफ्ट करेगा। और आपको पता है कि पिछले 2 महीने पहले पाकिस्तान के खारजा अमूर ने, वजारत खारजा ने एक डॉसिया तैयार किया था दहशतगर्दी के हवाले से, इंडियन स्टेट टेररिज्म पर। तो उस पर भी हिंदुस्तान अपने जो मनफी रवैया है पाकिस्तान की तरफ, उसमें नजरसानी करेगा। तो मजमूई तौर पर मोदी पर प्रेशर आया, उनका दोस्त ट्रंप चला गया है, अमेरिका में तब्दीली आई है, फिर अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है, चीन से भी उनको मार पड़ी है और नेपाल और बांग्लादेश से भी सरदमहरी है। और तो वो चाहते थे कि कुछ फ्रंट्स कम हो, और कोविड की वजह से मोदी को अंदरूनी दबाव बहुत बड़ा है, खास तौर पे इक्तिसादी। तो वो मेरे ख्याल में उन्होंने एक मुस्बत तब्दीली उनके रवैये में आ रही है और उम्मीद है कि ये बेहतरी की तरफ जाएगा दोनों ममालिक के लिए भी और खित्ते के लिए। मतलब कितनी बेहतरी, माजी में भी डायलॉग आगे बढ़ते हैं, फिर ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। आपको लगता है इस दफा माजी को एक तरफ रख के दोनों मुल्क आगे बढ़ पाएंगे? देखिए जी, बात बड़ी वाज़ेह है कि अभी हम बात कर रहे हैं ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए। इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, कोई तनाज़ों का हल नहीं है। मसला कश्मीर पर इसमें कोई अभी तक नहीं, सिर्फ ये उम्मीद रख सकते हैं कि जो कश्मीरी अवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं उसमें कुछ रिलीफ मिले कश्मीरी अवाम को इंसानी हकूक के हवाले से। हिंदुस्तान का रवैया वैसे बहुत मनफी रहा है, और अगर हम बात करते हैं माजी को दफन करने की, तो वो मसाइल को दफन नहीं कर रहे। मसला कश्मीर रहेगा और वो बुनियादी मसला है, उसके बगैर पायदार अमन और सलामती और मामूल पर ताल्लुकात नहीं आ सकते। लेकिन कम से कम एक महज़ब तरीके से दो जो हमसाए हैं वो अपना मामूल के ताल्लुकात तो बहाल कर सकते हैं, जिसकी तरफ 1-2-3 अच्छे कदम उठाए गए हैं, तो उस तरफ जा रहे हैं। और ये जो पॉलिसी है, जो मियां नवाज शरीफ साहब का विजन था 1990s का, वही विजन है मौजूदा हुकूमत का, वही विजन है फौजी एस्टेब्लिशमेंट का। और ये शुरू से बाकी हुकूमतों ने भी, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी, मुशर्रफ साहब ने भी, और इवन जनरल ज़िया के ज़माने में भी मैं देखता हूँ यही था कि हम हिंदुस्तान से ताल्लुका चाहते हैं, लेकिन हम अपना जो मौक़िफ़ है असूली कश्मीर पर, उस पर कायम रहते हुए। यही चाइनीज़ लाइन भी यही रही है, आपको देखा है कि वो भी तजारत भी करते हैं, ताल्लुकात मामूल पर भी लाते हैं, लेकिन असूली मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं। तो उस हवाले से ये पेशरफ्त है। बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी सियासी डेवलपमेंट हुई है, उस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक के बाद एक बहरान का शिकार हो रही है और आज पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी ने जेयूआईएफ के रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी से मुलाकात की और यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर ना मानने पर दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया है। मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाकर दीगर जमातों को अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने के लिए हिकमत अमली तय करनी होगी। इस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने वाज़ेह किया है कि नून लीग और जेयूआईएफ ने गिलानी को अपोजिशन लीडर ना माना तो हम कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर को ना मानने पर मजबूर होंगे। अगर नून लीग और जेयूआई ने तमाम फैसले खुद करने हैं तो अपोजिशन इत्तेहाद का कोई फ़ायदा नहीं है। इस पर बात करेंगे पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब, आप लोग तो कह रहे थे कि इतनी छोटी सी बात थी, लीडर ऑफ दी अपोजिशन नवाज शरीफ से मांग लेते, वो दे देते। अब आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर इतनी छोटी सी बात है, क्यों नहीं मान रहे आप उनको लीडर ऑफ दी अपोजिशन? मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि हुकूमती बेंच से अरकान उठकर जो पूरी पिछले 3 साल से हुकूमती बेंचेस पर बैठे हैं आज अपोजिशन का हिस्सा बन गए। आप मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं? आप अपोजिशन का मजाक उड़वाना चाहते हैं कि आज मुल्क की अपोजिशन भी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है? आप ये तासुर देना चाहते हैं कि आज हुकूमती बेंच के लोग अपोजिशन में शामिल हैं? एक आखिरी चीज़ इस मुल्क में कोई सैक्रोसैंक्ट रह गई थी अपोजिशन, उसको भी ख़त्म कर दिया हमने।
ये इसको बड़ी मामूली इस बात को ले रहे हैं। मैं इसको बड़ी संजीदगी से लेता हूँ कि अगर मेरा एतमाद आप पे इतनी छोटी सी बात में नहीं है, वहाँ से भी हट जाएंगे, तो मैं कल आप पे एक बड़ी बात पे कैसे एतमाद कर सकूँगा? इसका जवाब दें मुझे। नवीद कमर साहब ने जवाब दिया है कि अगर आप उन्हें नहीं मानेंगे तो हम नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को नहीं मानेंगे, तो आप हुकूमत से तो क्या लड़ेंगे, अब आगे आपस में ही लड़ेंगे। हमने तो किसी का एतमाद नहीं तोड़ा ना। हम तो एक बड़ी सीधी बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमती बेंचेस से मेम्बरान लेकर अपने आप को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर करके पीडीएम के एतमाद को जो ठेस पहुंचाई है, जो जमहूरी अक़दार को ठेस पहुंचाई है, जो पार्लियामान की रवायात को ठेस पहुंचाई है, मेरा तो उन पर एतमाद नहीं है। ये क्विड प्रो को नहीं है। आप वहाँ पर करना चाहते हैं, बड़ी खुशी से कर लें, मुझे तो उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपके पास क्या जवाब होगा करने का? मैं तो हुकूमती बेंच से मेंबर लेकर नहीं आया अपोजिशन लीडर बनने के लिए। मेरे पास तो 83 मेंबरान हैं, एक बड़े मकसद के लिए इकट्ठे हुए थे, आज भी हैं कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चले। निज़ाम की तब्दीली की बात है, उसके लिए हम जो कुर्बानी चाहिए वो देने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप एक कुर्सी पर इतनी बड़ी ज़्यादती करेंगे इस इत्तेहाद के साथ, तो शायद वो इत्तेहाद आप पे एतमाद ना कर सके। इस बात को करने से पहले ये बात सोचनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी एक पुरानी और बड़ी सियासी जमात है, इतनी छोटी कुर्सी के लिए अगर सौदा कर लिया है तो मेरा ख्याल बड़ा सस्ता सौदा किया है इन्होंने। भाई साहब, मगर इस मुल्क की सियासत ये हो गई है कि इस हुकूमत की ऑपोजिशन खुद हुकूमत है, उनसे एक फाइनेंस टीम नहीं बन के दे रही है, और इस ऑपोजिशन की ऑपोजिशन खुद ऑपोजिशन है, उनसे एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का मामला नहीं हल्के होके दे रहा है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सेनेट में हुकूमती अरकान अपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर को मुंतखब करवाने वाले हुकूमत के अरकान हैं, तो यकीनन ये बात दुरुस्त है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये तमाशा जो इन असम्बलियों का है, इससे बाहर निकले, इस मुल्क को हकीकी तब्दीली दें, और वो तब्दीली आएगी निज़ाम की तब्दीली से। ये कुर्सियाँ आपस में बांटने से बात नहीं बनेगी कि आज पंजाब में अदम एतमाद कर लें, वहाँ को 2 कुर्सियाँ ले लें, 1 कुर्सी सेनेट में ले लें, 1.5 कुर्सी कौमी असम्बली में ले लें। ये कुर्सियों की जंग नहीं है, ये मुल्क के मफाद की जंग है। वैसे फिर तय हो गया ना आपका, वैसे भी एतमाद नहीं है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी नहीं, और पीपल्स पार्टी नहीं देगी तो आप लोग भी इस्तीफे देंगे नहीं, यानी कि हुकूमत को कोई खतरा है नहीं। देखें, अगर पीपल्स पार्टी इस पीडीएम का हिस्सा रहना चाहती है तो उसको पीडीएम के जो फैसले हैं उनके ताबे होना पड़ेगा। हम किसी को कॉर्नर नहीं कर रहे। जब 9 जमातें एक बात कर रही हैं तो आप भी आकर दलील से बात करें, फिर मामला आगे बढ़ता है। हम हर फैसला पीडीएम पे ऐसे ही हुआ है। आज एक बड़े मकसद के हसूल की कोशिश है, अगर आप उसे इत्तफाक करते हैं तो हर चीज़ सानवी हैसियत रखती है। ये कुर्सियाँ सानवी हैसियत रखती हैं, लेकिन अगर आप पर एतमाद नहीं रहेगा दूसरी जमातों का, तो फिर शायद आप उस इत्तेहाद का हिस्सा ना रह सकें। बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4,757 नए केसेस सामने आए हैं, 78 अमवात हो चुकी हैं। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सिंध हुकूमत ने 2 हफ्तों के लॉकडाउन की तजवीज़ दी है, मगर हम मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इससे दिहाड़ीदार तबका मुतासिर होगा। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी बरकरार रहेगी, जबकि सिंध हुकूमत ने नया हुक्मनामा जारी किया है जिसके मुताबिक हर किस्म के इंडोर और आउटडोर इज्तिमात और शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट में अंदर खाने पर पाबंदी होगी। कारोबारी मराकज़ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। एहतियात करें, वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें और SOPs पर अमल करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।